क्या तुम्हारे अंदर एक जरा भी शर्म नहीं है? जो तुमने अपनी बेटियों के साथ वह किया, कौन बाप ऐसा होगा जो कि जीते जी अपनी जवान बेटियों के साथ यह करेगा? तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आखिर तुमने मेरी बेटियों के साथ क्या किया और उसे कहां पर छोड़कर आ गए? बाप तो अपनी बेटियों के रक्षक होते हैं। उसकी हर सुख सुविधा और हिफाजत की जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है। लेकिन तुमने चंद पैसों की खातिर अपने हाथों से अपनी बेटियों को बेच आए। मेरा उस वक्त रो रो कर बुरा हाल था जब मुझे पता चला कि मेरे पति ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटियों को किसी के हाथों बेच दिया था। और मुझे यह बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि उसने मेरी बेटियों को कहां और किसके हाथों बेचा था। और मैं चाहकर भी इतने बड़े शहर में अपनी बेटियों को नहीं ढूंढ पा रही थी। मैंने अपने पति से बहुत ही लड़ाई की कि तुम मुझे सिर्फ एक बार बता दो कि तुमने मेरी बेटियों को कहां पर और किसके हाथों में बेचा है। और अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम ही जाकर उन्हें वापस लेकर आओ। लेकिन लाख मिन्नतें करने के बाद भी मेरे पति ने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटियां जहां भी है ऐसो आराम की जिंदगी जी रही है। और तुम्हें तो पता ही है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है मैं उन सभी का बोझ उठा सकूं। फिर कल जाकर उन पांचों की शादी भी तो करनी है। और हम लोग दहेज कहाँ से देते? तुम्हें तो पता है कि मेरी कुछ खास कमाई नहीं है, इसलिए मुझे जो अच्छा लगा मैंने वह कर दिया। और अब तुम अपनी बकबक बंद करो और जाकर मेरे लिए ताजी रोटी बनाकर ले आओ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर मैं आंसू पोंछते हुए उठी और ना चाहते हुए भी अपने पति के लिए रोटी बनाने लगी। मेरा दिल अपनी बेटियों की यादों में बहुत तड़प रहा था। बार बार मुझे अपनी बेटियों की याद आ रही थी। मेरी ममता उसको अपने सीने से लगाने के लिए बेचैन थी। मेरा तो सब कुछ मेरी बेटियां ही थी। बेटा ना होने की वजह से मेरे पति को मेरी बेटियों से बहुत ही चिढ़ थी। अभी मैं एक रोटी ही तावा से उतारी ही थी कि उसी वक्त दरवाजे पर एक भिखारन आई और उसने मेरे दरवाजे पर गुहार लगाना शुरू कर दी कि भगवान के नाम पर मुझ भूखी को कोई खाना खिला दो। भगवान तेरे दिल की हर मुराद को पूरी कर देंगे। उस भिखारी की आवाज सुनते ही मैंने जल्दी से दो रोटियां लिया, कटोरी पर सब्जी डाला और भिखारी को देने के दरवाजे पर आ गई। वो मुझे देखकर बहुत ही खुश हुई क्योंकि वह अक्सर मेरे यहाँ पर आया करती थी और मैंने उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाया था। अपने घर में चाहे खाने के लाले पड़े होते फिर भी मैं कुछ ना कुछ उसकी मदद जरूर कर दिया करती थी। जब मैं उसे रोटी दे देती तो रोटी अपने बच्चों को खिलाती और खुद भी खाती। फिर बहुत सारी दुआएं देती हुए वहां से चली जाती थी। मुझे देखकर बहुत ही सुकून मिलता था। परंतु अभी तो मेरा दिल का चैन, रातों की नींद उड़ चुकी थी। सुकून क्या होता है वह मेरी जिंदगी से कहीं गुम हो गई थी। मैं हर वक्त भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती, हे भगवान किसी भी तरह करके मुझे मेरी बेटियों से मिलवा दो। और मुझे नहीं पता था कि भगवान मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन लेंगे। उस दिन जब मैं रात के लिए खाना बना रही थी वो भिखारी फिर मेरे घर पर आई और कहने लगी, भगवान के नाम पर कोई भूखी को खाना खिला दो। मैं प्लेट में चावल दाल और सब्जी डालकर उसे देने के लिए दरवाजे पर आई। उसने वह चावल अपनी कटोरी में डाल ली और फिर मुझे कहने लगी, बेटी मुझे तुम बहुत ही परेशान लग रही हो। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इस परेशानी की वजह पूछ सकती हूँ? मैं बोली, तुम जानकर क्या करोगी? फिर उसने खुद ही पूछ लिया कि तुम्हारी बेटियां किधर है, अब नजर क्यों नहीं आती है? पहले तो वही मुझे भीख दिया करती थी और अब उसके बार बार पूछने पर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं जोर जोर से रोने लगी। मैं बोली, मैं तो खुद ही नहीं जानती कि मेरी बेटियां किधर है और वह किस हाल में है। मेरा दिल खुद अपनी बेटियों से मिलने के लिए तड़प रहा है। और फिर जो बात उस भिखारन ने मुझे बताई मैं वह जानकर बहुत ही खुश हो गई। भिखारन कहने लगी, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी बेटियां किधर है और किस हाल में है और तुम जाकर उनसे मिल भी सकती हो। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे जल्दी से बताओ कि मेरी बेटियां किधर है। तो वह बोली, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारी बेटियां उधर कैसे गई। तो मैंने उसे बताया कि उसका बाप अपनी बेटियों को बोझ समझता था, खुद तो कुछ कमाता नहीं है, इसलिए उसने मेरी बेटियों को पैसों के लालच में किसी के पास बेच दिया। अब जल्दी से मुझे बताओ कि मेरी बेटियां किधर है और किस हाल में है। तो
वह भिकारन बोली, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे गांव से कुछ ही दूरी पर दूसरे गांव में चौधरी साहब के यहाँ उनकी हवेली में है। चौधरी साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एक दिन जब मैं उनकी हवेली के सामने जाकर गुहार लगा रही थी, उन्होंने अपनी नौकरानी को भेजा, जो कि मुझे अपने साथ हवेली के अंदर ले गई। जबकि उस समय खाने का टाइम था। सब लोग हवेली में एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। चौधरी साहब भी खाना खा रहे थे। फिर उन्होंने अपनी नौकरानी से कहा, मुझे खाना खिला दे। मैंने उस दिन पेट भरकर बहुत दिनों के बाद स्वादिष्ट खाना खाया। उसके बाद जब मैंने चौधरी साहब को कहा कि घर में मेरे बच्चे भी भूखे हैं, तो उन्होंने मेरे बच्चों के लिए भी ढेर सारा खाना दिया। और उसी दिन मैंने वहीं पर तुम्हारी बेटियों को देखा, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत कपड़ा पहना हुआ था और मालकिन के साथ ही कुर्सियों पर बैठकर खाना खा रही थी। पहले तो मुझे नजर का धोखा लगा और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने इन बच्चों को कहीं पर देखा है। फिर जब मैंने दिमाग पर जोर डाला तो मुझे याद आया कि मैंने तो उन बच्चों को तुम्हारे घर पर देखा था। इसलिए मैंने आज तुम्हारी बेटियों के बारे में तुमसे पूछा। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटियां वहाँ बहुत ही ऐसो आराम में है। नौकर उनके आगे पीछे फिरते हैं। चौधरी साहब पहले तो गरीब मजबूर आदमियों पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया करते थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों की जमीन हड़प रखी थी। फिर पता नहीं भगवान की क्या करनी हुई कि उसकी पत्नी की तबीयत अचानक बहुत ही खराब हो गई। वह कोमा में चली गई। उसके बाद ही चौधरी साहब एक दानवीर इंसान बन गए। तब से चौधरी साहब ने सारे बुरे काम छोड़ दिए और जिनकी जिनकी जमीन पर कब्जा किया था सभी को वापस कर दिए। और अब तो वो हर वक्त गरीबों की मदद करते हैं। यह सब जानने के बाद मैंने बहुत दिनों के बाद चैन की सांस ली, वरना मैं तो सोच सोच कर बहुत ही परेशान थी कि पता नहीं मेरी बेटियों के साथ क्या हुआ होगा और वह कहाँ पर और किस हाल में होगी। सारी बातें बताने के बाद भिकारन अपने घर को चली गई थी और अब मैं यही सोचने लगी कि मैं कैसे अपने बच्चों के पास जाऊं। अगर मैं अपने पति से इस बारे में बात करती हूँ तो वो मुझे कभी भी अपने बच्चों से मिलने के लिए नहीं जाने देंगे। इसलिए मुझे कोई और तरकीब निकालना पड़ेगा। रात को जब मेरा पति घर आया तो मैंने उससे कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। वह बोला कि पहले तो कभी तुमने मायके जाने का नाम नहीं लिया और अब तुम्हें अचानक अपनी माँ की याद आ रही है। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं? मुझे हर वक्त अपनी बेटियों की याद आती है। न जाने मेरी बेटियां कहाँ और किस हाल में होगी। तुम तो मुझे कुछ बताते नहीं हो। हर वक्त मैं उसे याद करके रोते रहती हूँ और परेशान रहती हूँ। मायके जाऊंगी, माँ से मिलूंगी तो मेरा दिल बहल जाएगा। कुछ दिन वहां रहने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। मेरा पति मान गया और मुझे मायके जाने की अनुमति दे दिया। उसने किराए के लिए भी मुझे कुछ पैसे दिया। मैंने जल्दी से कुछ कपड़े साथ लिया और घर से निकल गई। पूछते पूछते मैं उस गांव तक पहुंच गई जिस गांव में मेरी बेटियां रह रही थी। गांव तो मैं पहुंच गई थी, लेकिन मुझे चौधरी साहब की हवेली का पता मालूम नहीं था। मैंने एक औरत से पूछा, चौधरी साहब की हवेली कहाँ पर है? वो बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, तुम कहाँ से आई हो और चौधरी साहब की हवेली के बारे में क्यों पूछ रही हो? मैंने उससे कहा, मैं यहाँ पर अपनी बेटियों से मिलने के लिए आई हूँ। फिर मैं बोली कि दुनिया में मेरा कोई आगे पीछे नहीं है और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। सुना है कि चौधरी साहब एक नेक इंसान है, गरीबों की मदद करते हैं, बेसहारों को सहारा देते हैं। मेहरबानी करके आप मुझे चौधरी साहब की हवेली का पता बता दीजिए। उस औरत ने मेरे साथ एक बच्चा भेजा जो मुझे चौधरी साहब की हवेली के सामने छोड़कर वापस चला गया। वह हवेली कम और महल ज्यादा लग रहा था। मैं हवेली के गेट के सामने खड़ी हो गई और उस हवेली को बहुत ही हैरानी से देखने लगी। उस हवेली का गेट भी बहुत ही खूबसूरत था और गेट पर ही बड़े बड़े मूंछों वाले दो गार्ड खड़े थे। उनमें से एक मेरे करीब आकर बोला कि हाँ बहन, क्या चाहिए और यहाँ पर क्यों खड़ी हो, किससे मिलना है? गार्ड के इतने पूछने पर मेरे पसीने छूट गए, मेरी टांगे कपकपा रही थी। मैं कांपती हुई आवाज में बोली, भाई मुझे चौधरी साहब से मिलना है। तो क्यों मिलना चाहती हो? तुम्हें उनसे क्या काम है? मैं बोली, मुझे काम की जरूरत है। मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ और घर के सारे काम भी कर लेती हूँ। तो वह गार्ड बोला, लेकिन चौधरी साहब अभी नहीं मिल सकते हैं क्योंकि वह तो कहीं काम से गए हुए हैं। तुम फिर कभी आ जाना। मैं बोली, मैं बहुत ही दूर से आई हूँ। तो गार्ड बोला, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। फिर वह मुझे अंदर ले गया और बोला, तुम यहाँ आंगन में बैठ जाओ। जब चौधरी साहब आएंगे
तो मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा। यहीं बैठी रहना, अंदर जाने की कोई भी कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चौधरी साहब की इजाजत के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। मैंने हाँ में सर हिला दिया तो वह गार्ड वहां से चला गया। अब मैं लंबी लंबी सांसें छोड़ रही थी और चौधरी साहब के आने का इंतजार कर रही थी। आंगन जो कि हवेली के अंदर वाले हिस्से के सामने था, मैं नजर बार बार हवेली के अंदर वाले हिस्सों की तरफ उठा रही थी और मैं अपने दिल में प्रार्थना कर रही थी कि काश मुझे मेरी कोई बेटी नजर आ जाए। लेकिन वहां मेरी बेटी तो क्या, कोई भी मुझे आता जाता नजर नहीं आया था। 3 घंटे इंतजार करने के बाद मुझे गाड़ी की आवाज सुनाई दी तो मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और फिर मैंने देखा कि गार्ड गेट खोलते ही एक लाल कलर की चमचमाती हुई गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हो गई। फिर गाड़ी के पिछले हिस्सों से 2 गार्ड निकले और उन्होंने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला तो चौधरी साहब गाड़ी से निकलकर हवेली के अंदर चले गए। मैं भी चौधरी साहब के पीछे पीछे अंदर जाने लगी तो गार्ड ने मुझे जाने से रोक लिया और बोला, तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं चौधरी साहब से परमिशन लेकर आता हूँ, उसके बाद तुम अंदर जा सकती हो। मैं फिर वहीं पर बैठ गई और गार्ड के वापस आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर के बाद गार्ड वापस आया और मुझे अंदर जाने के लिए कहा। मैंने अपने कपड़े वाले पोटली लिया और अंदर की तरफ चल पड़ी। अंदर जाने के पहले मैंने लंबा सा घूंघट निकाल लिया ताकि मेरी बेटियां मुझे पहचान ना सके और मैं उससे छुपकर देखूं कि मेरी बेटियां किस हाल में है। जब मैं हवेली के अंदर जा रही थी, डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने देखा सामने चौधरी साहब सोफे पर टांग रखकर बैठे हुए थे। मैंने चौधरी साहब को प्रणाम किया। चौधरी साहब ने आशीर्वाद दिया और कहा, बोलो बहन, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं बोली, साहब मुझे काम की बहुत ही जरूरत है। तो पूछने लगे, तुम कहाँ से आई हो। मैं बोली, मैं पास वाले गांव से आई हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पहले मैं अपने गांव में किसी के घर काम किया करती थी, वह लोग गांव छोड़कर शहर चले गए हैं और अब मेरे पास कोई भी काम नहीं है। तो मुझे किसी ने आपके बारे में बताया कि तुम्हें यहाँ जरूर काम मिल जाएगा। साहब मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, खाना भी बहुत ही अच्छा बनाती हूँ, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे काम पर रख ले। कुछ सोचने के बाद चौधरी साहब बोले, मेरी हवेली में पहले से ही बहुत सारे नौकर हैं, मुझे नौकरानी की जरूरत नहीं है। ये कुछ पैसे हैं, रख लो। मेरे गार्ड को अपना पता बता दो, तुम्हें इतना पैसा हर महीना मिल जाया करेगा। मैं बोली, नहीं साहब, मुझे मुफ्त के पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे कोई काम दिला दो तभी मुझे ये पैसे स्वीकार होंगे, वरना मैं ये मुफ्त का पैसा नहीं ले सकती। फिर चौधरी साहब ने अपनी नौकरानी को आवाज दिया तो वह दौड़ती हुई आई और बोली, जी साहब बोलिए। चौधरी साहब बोले कि आज से खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी और पूरे साफ सफाई का काम ये नई नौकरानी देखेगी। मैं बोली, साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आपका दिल बहुत ही बड़ा है। और नौकरानी मुझे अपने साथ लेकर गई और मुझे सारा काम समझा दिया। उस दिन मैंने कोई काम ना किया क्योंकि मेरा पहला दिन था। काम समझने के बाद नौकरानी ने मुझे मेरा क्वार्टर दिखाया जो कि नौकरानी की रहने के लिए जगह थी। इस क्वार्टर में हर तरह की सुविधा थी जो कि चौधरी साहब के अच्छे इंसान होने का सबूत था। अगले दिन सुबह सुबह पूजा आराधना के समय मुझे जगा दिया गया। वह हवेली की पुरानी नौकरानी थी। मैं उठने के बाद भगवान के सामने माथा टेक कर उनसे प्रार्थना करने लगी, मुझे मेरी बेटियों से मिला दे। उसके बाद मैं अपने काम पर लग गई। सारे कमरे की साफ सफाई करने के बाद जब मैं आखिरी कमरे की सफाई करने के लिए उस कमरे की तरफ बढ़ी तो मुझे पीछे से कविता की आवाज आई, उस कमरे में मत जाना। मैं बोली, बस इस कमरे की सफाई रह गई है। तो वह बोली, उस कमरे में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। मैं बोली, क्यों? तो वह बोली, मैं तुम्हें यह बताना जरूरी नहीं समझती, अभी तुम नहीं हो, धीरे धीरे तुम्हें भी सब पता चल जाएगा। नीचे जो सफाई रह गई है तुम वहां पर कर लो और दोबारा से इस कमरे में जाने की गलती मत करना। यह चौधरी साहब का हुक्म है कि इस कमरे में किसी को जाने ना दिया जाए। फिर मैं उस कमरे में नहीं गई और सफाई करने के बाद डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने में कविता की मदद करने लगी। लेकिन मेरी नजर बार बार अपनी बेटियों को ही ढूंढ रही थी। अब खाना लग चुका था और मैंने घूंघट वैसे भी निकाला हुआ था। कुछ ही देर बाद मुझे अपनी 5 बेटियों की आवाज सुनाई दी जिन्होंने खाने के टेबल पर आते ही चौधरी साहब को प्रणाम किया
उन्होंने बहुत ही प्यार भरे शब्दों में मेरी बेटियों को आशीर्वाद दिया। फिर बोले, बेटी चलो खाना शुरू करते हैं, मैं तो कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। और फिर सभी लोगों ने चुपचाप से खाना खाया। खाना खाने के बाद सभी एक एक करके उठकर अपने कमरे में जाने लगे। तो घूंघट होने की वजह से मुझे सिर्फ अपनी दो बेटियों की पैर नजर आए, और जब उनके पांव पर मेरी नजर पड़ी, मेरी ममता तड़प उठी और चाहकर भी उससे ना पूछ सके कि उसके पांव की हालत ऐसे कैसे हुई है। वैसे तो चौधरी साहब बहुत ही अच्छे बनते फिरते थे। मुझे तो लगता था कि यह सिर्फ उनका दिखावा था। असल में वह एक जालिम इंसान थे, जो कि पहले कभी हुआ भी करते थे। सारा काम खत्म करने के बाद जब मैं अपने रूम में आई तो कविता से बोली, कविता तुमसे एक बात पूछूं? तो बोली, हाँ पूछो। मैं बोली, वो लड़कियां कौन थी जो खाने की टेबल पर बैठी थी? तो वो बोली, वह साहब की बेटियां हैं। मैं बोली, अगर वह साहब की बेटियां हैं तो उन सबके पांव की हालत ऐसे कैसे हुई? मेरी बात सुनकर कविता बौखला गई और बोली, मुझे अभी कुछ काम है, वो वापस आकर बताती हूँ, तुम सो जाओ। लेकिन मैं कैसे सोती? मैं तो एक माँ थी, एक माँ अपनी औलाद की ऐसी हालत में देखकर कैसे सो सकती है? मैंने सारी रात रोते हुए बिताई। फिर अगली सुबह जब मैं हवेली गई तो मेरी पांचों बेटियां सोफे पर बैठी हुई थी और आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ बहुत ही खुश है। इतने में चौधरी साहब आए और बोले, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो कमरे में जाओ और जो काम मैंने तुम लोगों को दिया है उसे जल्द से जल्द पूरा करो। उसमें जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटियां उस कमरे में चली गई जहाँ पर कि हम लोगों को या फिर किसी और को भी जाने की मनाही थी। लेकिन मैं जल्दी से उठी, सबसे छुप छुपा कर सीढ़ियां चढ़ती हुई उस कमरे में चली गई, क्योंकि आज मैंने मन ही मन में ठान लिया था कि मैं उस कमरे में जरूर जाऊंगी और देखूंगी आखिर माजरा क्या है। आखिर मेरी बेटियों का पाँव ऐसा क्यों हो गया है? क्यों उन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ दी जा रही है? आखिर मेरी बेटियों से कौन सा काम कराया जाता है जिस कारण वह हर समय उस कमरे में ही रहती है और सिर्फ खाना खाने के लिए ही नीचे आती है, और फिर उसके बाद वह लोग जल्दी से उस कमरे में चली जाती है। यह सिलसिला मैं कई दिनों से देख रही थी और मैं किसी को यह भी नहीं बता सकती थी मैं उनकी माँ हूँ, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता तो चौधरी साहब मुझे यहाँ से निकलवा फेंकते। और फिर उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उस कमरे में अवश्य जाऊंगी और पता लगाऊंगी आखिर माजरा क्या है। एक दिन सारे घर की सफाई करने के बाद बहुत हिम्मत करके मैं उस कमरे की तरफ चली गई, और जब मुझे यकीन हो गया कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है तो मैंने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा खोला। और दरवाजा खुलते ही जो मंजर मैंने देखा वह देखते ही मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मैं बयान नहीं कर सकती हूँ उस वक्त मेरी क्या हालत थी। और फिर उसी वक्त मेरे पीछे से किसी की आवाज आई कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस कमरे तक आने की? मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और पीछे मुड़कर देखा। चौधरी साहब बहुत ही गुस्से में मुझे सब बोल रहे थे, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है? मैं घबराते हुए बोली, जी बताया तो था, असल में मैंने सब कमरे की सफाई कर दी थी तो मैंने सोचा इस कमरे की भी सफाई कर देती हूँ। मेरी बात सुनकर चौधरी साहब गुस्से से मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए बोले, खबरदार आज के बाद इस कमरे के आसपास भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से और जाकर अपना काम करो। मैं रोते हुए वहां से चली आई। कविता जो ये सब सुन रही थी मुझसे बोली, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि उस कमरे में मत जाना, क्योंकि वह किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। चौधरी साहब ने इस गलती की वजह से कहीं तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तो फिर तुम क्या करोगी? क्योंकि साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी इस कमरे के आसपास भटके। मैं कविता से बोली, कविता भगवान के लिए कुछ करो, मेरे पास तो और कोई ठिकाना भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? वह बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो खुद एक नौकरानी हूँ और मेरी क्या औकात है। इतने में चौधरी साहब नीचे आए। मैंने उनके पांव पकड़ लिए और कहा, साहब भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, बस मुझे नौकरी से ना निकालो क्योंकि मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। चौधरी साहब बोले, अच्छा ठीक है, जाओ जाकर अपना काम करो और अब मुझे कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं उन्हें फिर से प्रणाम करके अपना काम करने लगी। अगले दिन हवेली को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा था। कविता मुझसे बोली, रेखा
आज पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करने के बाद किचन में आ जाना और खाना बनाने में मेरी मदद करना, क्योंकि आज ज्यादा लोगों का खाना बनाना है। मैंने हाँ में सर हिला दिया और अपने काम में बिजी हो गई। सफाई का काम खत्म करने के बाद मैं कविता का हाथ बटाने किचन में चली आई। मैं कविता से बोली, आज ये इतना सारा इंतजाम क्यों हो रहा है? तो वो बोली, आज चौधरी साहब के पांचों बेटे जो कि पढ़ने के लिए बाहर गए थे, सभी के सभी अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहे हैं और इसी खुशी में हवेली को सजाया जा रहा है। चौधरी साहब ने फिर से हुक्म दिया कि खाना बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट होना चाहिए, क्योंकि उनके बेटे काफी सालों के बाद हवेली आ रहे हैं। इसलिए हम चाहते कि मेरे बेटों को किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। अब तुम लोग जल्दी जल्दी खाना बना लो। फिर चौधरी साहब चले गए। अब किचन में मैं और कविता के अलावा कोई नहीं था, तो मैंने जल्दी से अपना घूंघट उठाया और कविता को बोली, तुम सलाद बना लो और मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी की हॉर्न की आवाज सुनाई देने लगी। हॉर्न की आवाज सुनते कविता ने जल्दी से ताजा जूस ट्रे में सजाई और ड्राइंग रूम में लेकर गई, जहां पर कि चौधरी साहब अपने पांचों बेटों के साथ सोफे पर बैठे हुए थे। हमारे चाहते चौधरी साहब के बेटों ने हमें प्रणाम किया। चौधरी साहब ने अपने बेटों को बहुत ही अच्छे तरीके से परवरिश की थी, जिसका नतीजा यह था, उन लोगों ने हम नौकरानियों को भी प्रणाम किया था और उनका बड़ा बेटा कह रहा था, कविता आंटी जल्दी से खाना लगा दीजिए, मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है। कविता बोली, जी छोटे साहब अभी लगाती हूँ। और फिर मैं और कविता ने मिलकर खाना लगाया। चौधरी साहब उनके बेटे आराम से बैठकर खाना खाने लगे। आज मेरी बेटियां खाने की टेबल पर मौजूद नहीं थी और यह बात मुझे बहुत ही परेशान कर रही थी। और फिर मैंने ये तय कर लिया, आज की रात सबके सोने के बाद मैं उस कमरे में जरूर जाऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए नौकरी क्यों ना छोड़ना पड़े। मैं तो अपनी बेटियों के लिए तो आई हूँ। जब सबने खाना खा लिया तो चौधरी साहब के बेटे ने खाने की बहुत ही तारीफ की। चौधरी साहब बोले, कविता यह खाना किसने बनाया? कविता बोली, साहब यह खाना मैंने और रेखा ने मिलकर बनाया है। फिर चौधरी साहब बोले, आज मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मेरे बेटे कामयाबी के बाद घर लौटे हैं और फिर तुम दोनों ने खाना इतना अच्छा बनाया है कि मेरा दिल खुश हो गया है। मांगो जो मांगना है मांग लो। कविता बोली, साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान की कृपा से आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। उसके पहले ही चौधरी साहब मुझसे पूछते, उनका बेटा बोला, पापा मम्मी कैसी है, डॉक्टर क्या कहते हैं? चौधरी साहब बोले, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी माँ बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी, क्योंकि वह एक बार कोमा से बाहर आई भी थी। हम लोगों के साथ बैठकर खाना भी खाई थी, लेकिन फिर 2 दिन के बाद ही फिर से कोमा में चली गई। डॉक्टर ने उम्मीद तो दिलाई है कि इन्हें आने वाले दिनों में तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर उनका ख्याल भी तो इतने अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। उनके बेटे बोले, हम अपनी माँ को देखना चाहते हैं। चौधरी साहब बोले, चलो मेरे साथ। वह लोग उठकर जाने लगे तो मैं बोली, साहब मुझे आपसे कुछ मांगना है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। तो चौधरी साहब बोले, हाँ बताओ क्या मांगना चाहती हो? मैंने चौधरी साहब के सामने अपनी झोली फैलाई और बोली, साहब मेरी झोली में मेरी बेटियां डाल दीजिए। चौधरी साहब बोले, कौन सी बेटियां और तुम किन बेटियों की बात कर रही हो? मैं बोली, जो कि मेरे पति ने आपको बेची थी और उसके बदले में आपने उनको ढेर सारे रकम दिए थे। मैंने सुना था कि मेरी बेटी यहाँ बहुत ही ऐशो आराम में है और आप एक बहुत ही नेक दिल इंसान है, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी बेटियों के पाँव में बड़े बड़े घाव बने हुए हैं और वह ठीक से चल भी नहीं पा रही है, तो मेरी ममता यह सब देखकर तड़प उठी है। पता नहीं आप कौन सा काम मेरी बेटियों से करा रहे हैं। मैं तो यहाँ अपनी बेटियों को बस देखने के लिए आई थी, लेकिन अब मैं अपनी बेटियों को अपने साथ ले जाए बिना वापस नहीं जाऊंगी। चौधरी साहब बिल्कुल भी चुप रहे और सिर्फ सवालिया नजरों से देखने लगे। इतनी देर में मेरी बेटी भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आई और बोली, साहब जल्दी चलिए, मेम साहब होश में आ गई है। यह सुनते चौधरी साहब बहुत ही खुश हुए और उसने मेरी बेटी को ऊपर जाने के लिए कहा और फिर मुझसे बोले, चलो हमारे साथ और खुद देख लेना कि तुम्हारी बेटियां किस हाल में है।
आज चौधरी साहब मुझे उसी कमरे में लेकर जा रहे थे जिस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। फिर चौधरी साहब उनके बेटे कमरे के अंदर दाखिल हुए। मैं भी उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। जब मैंने उस दिन चोरी छुपे उस कमरे का दरवाजा खोला था तो मुझे मशीनों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया था। वो मशीन जो कि अस्पतालों में मरीजों के लिए होती है। जब मैंने कमरे की दूसरी तरफ देखा तो मुझे देखकर बहुत ही हैरानी हुई। मेरी बेटी यहाँ पर बहुत ही ऐशो आराम से सोफे पर बैठी हुई थी और उन्होंने खूबसूरत कपड़ा पहना हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह इस महलों का हिस्सा हो। उन सभी के आगे दुनिया की हर चीज पड़ी हुई थी। मैंने घूंघट को थोड़ा ऊपर उठाकर बेटियों को देखा। मेरी पांचों बेटियां चौधरी साहब की पत्नी के आसपास बैठे हुए उनकी सेवा कर रहे थे। अब चौधरी साहब की पत्नी पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। तो चौधरी साहब बहुत ही खुश थे और खुशी से डॉक्टर से पूछ रहे थे, डॉक्टर साहब अब तो मेरी पत्नी खतरों से बाहर है ना? डॉक्टर बोले, जी बिल्कुल, अब आपकी पत्नी पूरी तरह ठीक है और यह सिर्फ इन बच्चियों की वजह से मुमकिन हो पाया है जो कि दिन रात उनके सर पर पहरा देती थी। जैसे कि मेरी पत्नी को थोड़ा होश आया तो इन बच्चियों ने जल्दी से फोन करके आपको बुला लिया। डॉक्टर बोले, अब अच्छा आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं कुछ दवाइयां लिखकर दे रहा हूँ जो कि ध्यान से इनको देनी है। इसमें एक जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। फिर जब डॉक्टर साहब जाने लगे तब मेरी बेटी डॉक्टर का बैग उठाकर उसे बाहर छोड़ने के लिए आई और अब मौका मिलते ही मैंने अपना घूंघट अपने बेटियों के सामने उठाया। मेरी बेटियां मुझे अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह गई थी और सब मुझसे लिपट कर रोने लगी। चौधरी साहब ने बड़े प्यार से उन सभी के सर पर हाथ रखा और बोले, तुम इन सभी से पूछ सकती हो कि हमने इसके साथ क्या जुल्म किया है। तो मेरी बेटियां बोली, नहीं माँ, इन लोगों ने हमारे साथ कोई भी जुल्म नहीं किया है, बल्कि हम तो यहाँ पर बड़े आराम से रह रहे हैं, पढ़ाई भी करते हैं और हम पांचों तो सिर्फ आंटी का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर इस कमरे में हैं। एक सोते हैं तो एक जागते हैं और बस, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करते हैं। हमें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। हम पांचों सिर्फ पढ़ाई भी कर रहे हैं जो कि सिर्फ साहब की वजह से हो पाया है। साहब तो बेटियों की तरह हमसे प्यार करते हैं। फिर मैं बेटियों को बोली, फिर तुम लोगों के पाँव में घाव कैसे बने हुए हैं? तो मेरी बड़ी बेटी कहने लगी, माँ, यह दोनों किचन में खाना बनाने के लिए गई थी तो गरम गरम घी पाँव पे गिर गया। कविता आंटी के मना करने के बाद भी दोनों खाना बनाने की जिद करने लगी और फिर यह सब हो गया। हम यहाँ बहुत ही खुश हैं। वह तो भगवान की कृपा है कि पापा ने चौधरी साहब को ही हम लोगों को बेचा था। अगर किसी और को बेचते तो पता नहीं आज हम लोगों के साथ क्या होता। पापा ने तो मुड़कर हमारी खबर तक नहीं ली और एक बार भी उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की कि हम लोग मर रहे हैं या फिर जी रहे हैं। उनसे अच्छा तो यह लोग हैं जो कि गैर होते हुए भी हमें इतना ज्यादा प्यार दिया। मैं बोली, फिर तुम लोग हर वक्त कमरे के अंदर ही क्यों रहती हो? मेरी बेटियां बोली, माँ, मैंने बताया था ना कि हम सिर्फ चौधरी साहब की पत्नी की देखभाल करते हैं और सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी हम लोगों पर है, इसलिए हम लोग इस कमरे में सिर्फ खाना खाने के लिए ही बाहर निकलते हैं। चौधरी साहब ने मेरी बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे बोला कि आज तुम लोगों की वजह से मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है। मैं तुम लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकता। न जाने कितने दिनों तक मेरी पत्नी कोमा में ही रही और फिर जैसे उसने अपनी आंखें खोली सबसे पहले उसने तुम पांचों को देखा। चौधरी साहब की पत्नी बोली, मैं तुम पांचों को हर टाइम अपने आसपास महसूस करती थी और इसी कारण मैं इतनी जल्दी ठीक हो गई। उसी वक्त चौधरी साहब पता नहीं किन गहरी सोच में डूबे हुए दिख रहे थे। तो मैं बोली, साहब आप किस सोच में डूबे हुए हो? तो चौधरी साहब बोले, मैं कुछ सोच रहा हूँ मगर पता नहीं जैसे मैं सोच रहा हूँ ऐसा मुमकिन हो सकता है या नहीं। फिर चौधरी साहब के पांचों बेटे बोलने लगे, हमें भी तो पता चले पापा आप क्या सोच रहे थे। फिर चौधरी साहब बोले, अगर तुम पांचों को कोई ऐतराज ना हो तो तुम पांचों की शादी मैं इन पांचों बहनों से करवाना चाहता हूँ। उनके पांचों बेटे बोले, पापा हमें इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं है। आप हमारे बड़े हैं और बड़े होने के नाते आप हमारे लिए जो भी फैसला करेंगे हम उनको सर आंखों पर रखेंगे। फिर चौधरी साहब ने मुझे कहा, बोलो रेखा बहन, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो?
क्या तुम वापस अपनी बेटियों को उस दरिंदे इंसान के पास ले जाना चाहती हो जो फिर दोबारा इन्हें किसी और के हाथों बेच सकता है? रेखा बहन, तुम मानो या ना मानो, मैं अपनी पांचों बहू को तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाने दूंगा और एक बाप होने के नाते मैं अभी इसी वक्त इनकी शादी अपने बेटे से करूंगा, क्योंकि इनसे अच्छा बहू इस घर के लिए कोई नहीं मिल सकता। चौधरी साहब ने उसी वक्त पंडित जी को बुलाया और बारी बारी से मेरी बेटियों की शादी अपने बेटों से करवा दिए, ये जानते हुए भी कि उनके बेटे बाहर विदेश से पढ़ाई करके आए थे। चौधरी साहब ने मेरी बेटियों को भी घर बैठे अपने बेटे के मुकाबले पढ़ा दिया था और शादी के बाद मेरी बेटियां मुझसे गले मिलकर बहुत ही रोई थी। मैं उससे बोली, रो मत, तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि तुम लोगों को इतना अच्छा ससुराल वाले मिले हैं जो तुम लोगों को माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे। बस मेरी तुम लोगों से यही नसीहत है, तुम लोग अपने सास ससुर की इज्जत करना, उन लोगों की सेवा करना और उनके बेटों के चरणों की धूल बनकर रहना, क्योंकि उन लोगों ने ही तुम्हें सहारा दिया है। मैंने चौधरी साहब और उनकी पत्नी से परमिशन लिया था कि मैं कभी कभार अपनी बेटियों से मिलने के लिए आ सकती हूँ। चौधरी साहब बोले, क्यों नहीं बहन, यह तुम्हारा अपना ही घर है, तुम्हारा जब दिल करेगा तुम बेटियों से मिल लेना। सबसे इजाजत लेने के बाद मैंने अपनी बेटियों को ढेर सारा आशीर्वाद दुआएं दे और फिर अपने गांव की तरफ चल पड़ी। अब मेरे दिल में सुकून था, मुझे तसल्ली थी कि मेरी बेटियां खुशहाल जिंदगी जी रही है। बेटियों के नसीब तो भगवान ने बहुत ही अच्छा लिखा था, पर मेरा पति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन वह कहीं और मेरी बेटियों को बेचता तो ना जाने आज मेरी बच्चियों के साथ क्या होता। आप लोग ही बताइए, ऐसे पिता के साथ क्या करना चाहिए जो कि अपने ही औलाद के दुश्मन थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।